अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैंने सोचा कि कुछ क्रिकेट पे बात कर लेते हैं और हकीकत में आपको बताऊं, मुझे कोई क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, कभी मैं मैच नहीं देखता। अच्छा, अब इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि सोशल मीडिया पे एक हैशटैग जो है वो ट्रेंडिंग कर रहा है, बाईकॉटिंग पीएसएल। और वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे की स्टोरी कुछ यूँ बताई जा रही है कि पीएसएल की स्पॉन्सरशिप है केएफसी के साथ, कि केएफसी को जो है पीएसएल स्पॉन्सर कर रहा है और उसकी एडवर्टीज़मेंट चला रहा है। ठीक है, उसके पीछे अब ये लॉजिक पेश की जा रही है कि केएफसी चूँकि इजरायली सोल्जर्स को जो है वो हेल्प करता है, इजरायली सोल्जर्स को फूड देता है, उनको खुराक देता है, और इजरायली जो सोल्जर्स हैं वो फ़लस्तीनियों को शहीद करते हैं। इसलिए पाकिस्तानियों को ये करना चाहिए कि पाकिस्तान पीएसएल का मैच ना देखें, इसलिए हम इनडायरेक्टली अपने फ़लस्तीनी भाइयों की हेल्प कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में कराची वालों ने अपना हक अदा कर दिया है और उन्होंने फ़लस्तीनी भाइयों की हेल्प की है। अच्छा, पाकिस्तान में एक और भी प्रॉब्लम है। आपको कोई भी इंसान सच बताता है, कोई भी इदारा आपको इवन सच बताता है, तो वो आपको हाफ सच बताता है। आधा सच वो अपने पास रखता है, आधा सच वो छुपा लेता है, आधा सच अपनी कौम को बताता है। तो ऐसा ही कुछ इस मामले में हुआ है कि आपको अभी भी आधा सच बताया जा रहा है। अगर पाकिस्तान सुपर लीग का जो मैच हुआ है कराची में, अगर उसमें अवाम नहीं आई, अगर उसमें शायकीन नहीं है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो केएफसी को बैन करने के लिए अवाम नहीं आई, ऐसा नहीं है। आपको आधा सच बताया जा रहा है। तो इसकी स्टोरी भी मैं आपको एंड में बताता हूँ। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस पे बात कर लेते हैं कि अगर तो केएफसी वाकई इजरायली सोल्जर्स को या इजरायली गवर्नमेंट को हेल्प कर रहा है, तो हाँ बिल्कुल केएफसी का बाइकआउट करना चाहिए। हालांकि दोस्तों, आपको भी पता है कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। अब इजराइल जुल्म कर रहा है, तो इसलिए हम इजराइल को कभी भी हिमायत नहीं कर सकते। तो अगर केएफसी हिमायत कर रहा है तो हमें केएफसी का बाइकआउट करना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या केएफसी क्या हमारे बाइकआउट करने से क्या इजरायली गवर्नमेंट के ऊपर या केएफसी के ऊपर कोई असर पड़ने वाला है? और यह सवाल मैं पहले भी अपनी कई वीडियोस में उठा चुका हूँ। अब दोस्तों, इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अगर आपने इजरायली गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना है, तो क्या केएफसी को बैन करने से, मैकडोनल्ड या अदर कंपनीज़ को बाइकआउट करने से आप इजरायली गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर सकेंगे? क्या ऐसा मुमकिन है? अगर आपको वाकई ये लगता है कि इस तरह से हम इजरायली गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्या इजरायली गवर्नमेंट की या इजराइल की इतनी इकॉनमी कमज़ोर है कि अगर आप केएफसी का बाइकआउट करेंगे तो उनके ऊपर असर पड़ जाएगा और वो गज़ा के ऊपर हमला नहीं करेंगे? जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम है पॉलिटिकली। हमारे यहाँ कितनी पॉलिटिकल अवेयरनेस है और हमारे किस तरह के हुक्मरान हैं, असल इम्पोर्टेंट ये है। इसका हल दोस्तों ये है कि अगर आपने इजरायली गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना है, तो कोशिश करें अपने अच्छे से अच्छे कैंडिडेट्स सिलेक्ट करें। ठीक है, उसके अलावा अपने सारे इदारे, अपना सिस्टम ठीक करें। अब ऐसा नहीं है कि केएफसी को बैन करने से, केएफसी का बाइकआउट करने से ये मसला हल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि इन कंपनीज़ का बाइकआउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो इजरायली गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही हैं तो हाँ बिल्कुल बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो पैसा जो है गज़ा के बच्चों को शहीद करने पर इन्वेस्ट करेंगे। तो हाँ बिल्कुल बाइकआउट करना चाहिए। लेकिन आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि ये जो है इस मसले का ये मुकम्मल हल नहीं है। मुकम्मल हल है पॉलिटिकली। अपने हुक्मरानों को ठीक करें, अपने इदारों को, अपना सिस्टम ठीक करें। हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, इसका पोस्टमार्टम करने की ज़रूरत है, इसको नीचे से लेकर ऊपर तक ठीक करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान के सिस्टम को समझने के लिए आप एक ऐसी कंपनी को इमेजिन करें कि वहाँ पर एक स्वीपर से लेकर सीईओ तक सारे करप्ट हैं और सारे अपने अपने फ़ायदे के लिए करप्शन कर रहे हैं और कोई भी कंपनी के बारे में नहीं सोच रहा। अब पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, सारे के सारे हुक्मरान, सारे के सारे कैंडिडेट्स जो भी इस हुकूमत का हिस्सा है, सारे अपने फ़ायदे के लिए आते हैं।
और किसी को कौम का, किसी को हमारे फ़लस्तीनी भाइयों का, किसी को भी किसी की कोई परवाह नहीं होती। और साथ ही साथ मैं ये बताता चलूँ कि अगर आप इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में ये देखते हैं कि फ़लस्तीन के ऊपर जो है वो जुल्म हो रहा है, तो आप साथ ही साथ ये भी देखा करें कि हमास ने कितना बड़ा ब्लंडर किया था। अगर दोस्तों इजराइल फ़लस्तीन के ऊपर हमला कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि फ़लस्तीन की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ऐसे ही है ना। तो अगर फ़लस्तीन की गवर्नमेंट ही कमज़ोर है तो आप इतने 100 मील दूर बैठकर आप किस तरह से इजराइल को प्रेशराइज कर सकते हैं? आप कैसे कर सकते हैं? और ख़ास तौर पे हम एक ऐसा मुल्क हैं दोस्तों, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। हम मुसलमान तो हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो ये कहती है हमारी क्या हालत है पॉलिटिकली। क्या हम इतने स्टेबल, क्या हम इकोनॉमिकली इतने स्टेबल हैं कि हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों की मदद कर सकें? क्या हम इतने स्टेबल हैं? इसी तरह से कश्मीर का इशू भी है। और इधर से ये बैठ के नारे लगाना कश्मीर को हमने आज़ाद करवाना है इंडिया से, क्या हम इस काबिल हैं कि हम इंडिया का मुकाबला कर सकें? अब इकोनॉमिकली दोस्तों हालत ये है कि हम इंडिया का क्या मुकाबला करेंगे? हम इंडिया की एक कंपनी का भी मुकाबला नहीं कर सकते। इंडिया की एक एक कंपनी जो है ना, उसकी टोटल इनकम और पाकिस्तान का पूरा टोटल कलेक्टिव जीडीपी उनकी कंपनी का ज़्यादा है पाकिस्तान से। तो हमारी हालत तो ये हो चुकी है, तो हम इस तरह से इजराइल को कैसे प्रेशराइज कर सकते हैं? आपके KFC को बाइकआउट करने से, मैकडोनल्ड या किसी भी कंपनी को आपका बाइकआउट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, उस कंपनी को थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन इस तरह से अगर आप कहते हैं कि इजराइल जो है फ़लस्तीन पर हमला नहीं करेगा, इजराइल रुक जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। ऐसी गलत फहमियों से दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, ऐसी गलत फहमियों से निकलें। दोस्तों, इस बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं, और कई पाकिस्तानी ऐसे लीडर्स गुजरे हैं जिन्होंने कहा था कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान की हाँ और ना में फ़ैसले हुआ करेंगे। अब आपसे मेरा सवाल है कि ये हाँ और ना में कैसे फ़ैसले होंगे? दोस्तों, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हाँ और ना में कैसे फ़ैसले होते हैं। UAE ने इस इजराइल पैलेस्टाइन के इशू को देखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में एक जो है वो रिपोर्ट फ़ाइल की थी। आप कह सकते हैं कि एक केस फ़ाइल किया था कि इस इशू को रिज़ॉल्व किया जाए और सीज़ फायर की रिक्वेस्ट की थी। तो अमेरिका ने उस रेजोल्यूशन को वीटो कर दिया था। अब दोस्तों, सिक्योरिटी काउंसिल में 5 कंट्रीज़ हैं और उनमें एक अमेरिका भी है। तो सिक्योरिटी काउंसिल का रूल ये है कि अगर एक भी कंट्री उस रेजोल्यूशन को वीटो कर देता है ना, इसका मतलब ये होता है कि उस रेजोल्यूशन पर अमल दरामद नहीं हो सकता। तो उस रेजोल्यूशन को अमेरिका ने वीटो कर दिया था और उस पर अमल दरामद नहीं हुआ और इजराइल अटैक करता रहा। और अब कई हज़ार फ़लस्तीनी बेचारे वो शहीद हो चुके हैं, उनमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं। तो हाँ और ना में इस तरह से फ़ैसले होते हैं, ठीक है, कि आप पॉलिटिकली, आप इकोनॉमिकली कितने स्टेबल हैं, ठीक है। हमारा तो हाल ये हो चुका है कि हम किसी भी टाइम डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। हमारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो चुका है और हम पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो चुके हैं। हम पहले हाइब्रिड रजीम में फॉल करते थे, अब हम अथॉरिटेरियन में आ गए हैं। पाकिस्तान में आमरीयत होने की वजह से आप कैसे इजरायली गवर्नमेंट को, जो कि इकोनॉमिकली इतनी स्टेबल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में वो लोग बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं और स्पेशली इंटरनेट का दौर है और इजराइल का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो इसलिए स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने इंटरनेट में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स की हैं। उनकी इंटरनेट की इनकम है वो ही उनसे ख़त्म नहीं होती। कहने का मकसद ये है कि इजराइल जो है वो इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेट है, तो आप उसका कैसे मुकाबला कर सकते हैं? इसके अलावा दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट में मैंने बात की थी कि जो कराची का स्टेडियम खाली एम्प्टी था, उसकी रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ KFC नहीं था। इस गलत फहमी को भी आप दिल से निकाल दें। कराची में ये मसला कोई पहली बार नहीं हुआ। पिछले साल भी कराची में जो PSL का मैच हुआ था उसमें भी शायकीन नहीं गए थे, उसमें KFC का रीज़न नहीं है। स्टेडियम के अंदर के हालात वहाँ पर ऐसे हैं कि वहाँ पर अगर कोई शायकीन मैच देखने के लिए गया है, वो मैच को इंजॉय ही नहीं कर पाता, तो आवाम कराची स्टेडियम में कैसे जाएगी? उसके अलावा आपको पता है दोस्तों, कराची के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। कराची की आवाम अपने आप को सेफ़ ही फील नहीं करती, तो अगर कोई अपने आप को सेफ़ फील नहीं करता तो वो कैसे मैच देखने के लिए जाएगा?
اور اسٹیڈیم کے اندر انٹرنس کے لیے اتنی زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے کہ لوگ دیکھنے ہی نہیں جاتے. اپنی ضلالت سمجھتے ہیں کہ یار اتنا زیادہ چیک اینڈ بیلنس ہے, اتنی زیادہ سیکیورٹی ہے, تو ہم کیوں میچ دیکھنے کے لیے جائیں اتنا ٹائم ضائع کر کے. اب مثال اس کی میں دیتا ہوں. ہمارا جو آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے, نیشنل آئیڈینٹی کارڈ, اس کے اوپر بھی کیو آر کوڈ ہوتا ہے. اس کے اوپر کیو آر کوڈ ہونے کے باوجود بھی ہم کوئی بھی کام کروانے کے لیے جاتے ہیں, نادرا آفس بھی جاتے ہیں نا ایون, تو ہمیں کہتے ہیں کہ اس کی کاپی نکلوا کے لے کے آؤ. حالانکہ اس آئی ڈی کارڈ کے اوپر کیو آر کوڈ ہے, سارا کا سارا سسٹم ہمارا آن لائن ہے, تو بھی ہمیں کاپی نکلوانے کے لیے کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عوام کو ذلیل کیا جاتا ہے. ایسے ہی کچھ کراچی اسٹیڈیم کے اندر کیا جاتا ہے. عوام کو اندر انٹر ہونے کے لیے بہت زیادہ کاپیز نکلوانا پڑتی ہیں کہ یہ کام کروا کے لے کے آؤ, یہ کروا کے لے کے آؤ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام جب اتنی ذلیل ہوتی ہے, اب کسی کی 1000 روپے دہاڑی ہے یا 2000 روپے دہاڑی ہے, تو وہ اگر اس نے میچ دیکھنا ہے تو اس کی تو ساری انٹرنس فیس اس میں لگ جائے گی. اب اس کے علاوہ یہ بھی پرابلمز ہوتی ہیں اسٹیڈیم کے اندر کہ ریفریشمنٹ جو عوام نے کرنی ہوتی ہے نا, وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پر کسی نے اگر سگریٹ پینی ہے, کسی نے اگر کوئی نشہ کرنا ہے, تو وہ کیسے نشہ کرے گا بیچارہ. اگر کسی نے اندر اسٹیڈیم کے اندر 8 گھنٹے بیٹھ کر مسلسل میچ دیکھنا ہے, اگر اس کو نشہ ہی نہیں ملے گا تو وہ کیسے میچ دیکھے گا. اس نے کہنا بھائی چھوڑو اس میچ کو, اس میں نے آنا ہی نہیں ہے. تو کراچی اسٹیڈیم کا ایشو انتظامیہ بھی ہے, اور وہاں پر جو انسیکیورٹی بہت زیادہ ہے, اس وجہ سے بھی لوگ نہیں آتے. اب لاسٹ پہ میں یہی کہوں گا کہ اس کا حل KFC کا بائیکاٹ کرنے سے نہیں ہے, اس کا حل ہماری پولیٹیکل اویئرنیس ہے. ٹھیک ہے, اپنا کلچر ٹھیک کریں, اپنی سوسائٹی ٹھیک کریں, اور اسپیشلی اپنے بچوں کو پڑھائیں. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے بچوں کو حفظ کروائیں گے, اور کافی زیادہ پیرنٹس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم بچے کو بچپن سے ہی جو ہے مدرسے میں ڈال دیں گے, ہم ان کو دنیاوی تعلیم نہیں دیں گے, تو یہ سوچ بھی کام خراب کر دیتی ہے. اور یہی کام خراب ہوا ہے پاکستان میں پہلے بھی. آپ دیکھ رہے ہیں انتہا پسندی کے واقعات دیکھ لیں, ان کی ریزن یہی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو شروع سے ہی مدرسے میں ڈال دیتے ہیں, اور وہ دنیاوی تعلیم کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے یہ ہم کو جہنم میں لے کے جائے گی. تو اگر آپ کی یہی سوچ رہی نا, تو آپ اس طرح سے فلسطینیوں کی مدد نہیں کر پائیں گے. کافی سارے لوگوں کو یہ میری باتیں irrelevant لگ رہی ہوں گی, لیکن حقیقت یہی ہے دوستو, ان قوموں نے اگر ترقی کی ہے نا, تو ان کے پیچھے ان کی محنت ہے, ان کے پیچھے ان کا دنیاوی علم ہی ہے نا. انہوں نے قرآن پاک کتنا پڑھا ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ تعلیم انسانیت کے لیے حاصل کریں گے نا, تو وہ آپ کو فائدہ مند ہوگی. ٹھیک ہے, اگر آپ تعلیم حاصل کریں گے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا, تو آپ ایسے کیسے جنت میں جائیں گے جب تک آپ انسانیت کے لیے کچھ نہیں کریں گے. اگر آپ نے ایک میجر لیول پر انسانیت کے لیے کچھ کرنا ہے, اب اسرائیل پیلسٹائن کا کتنا بڑا مسئلہ ہے, کتنے ہزاروں فلسطینی بھائی ہمارے شہید ہو رہے ہیں. اگر آپ نے اتنا کچھ انسانیت کے لیے کرنا ہے نا, تو آپ علم حاصل کریں, آپ خود اسمبلیوں میں آئیں, آپ خود علم حاصل کر کے اسمبلیوں کا حصہ بنیں, آپ خود حکومت کا حصہ بنیں, اور پھر سارے کے سارے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیں. اور اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے ویٹو پاور کی, کہ امریکہ نے اس ریزولوشن کو ویٹو کر دیا تھا, اسی لیے کوشش کریں اپنے آپ کو اتنا سٹرونگ کریں کہ اس سیکیورٹی کونسل کا آپ بھی حصہ بنیں. اب انڈیا بھی کوشش کر رہا ہے کہ ہم بھی اس سیکیورٹی کونسل کا حصہ بنیں. آلریڈی 5 ممبرز ہیں, اور انڈیا بھی کوشش کر رہا ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیا کو حصہ ہونا چاہیے, انڈیا کو بالکل حصہ ہونا چاہیے. انڈیا اتنا بڑا ملک ہے, اور اب تو وہ اکانومی میں بھی کافی زیادہ سٹیبل ہو گیا, اب اس کو ویٹو پاور کا حق حاصل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ہمیں بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اتنے زیادہ سٹیبل ہوں, ہم اپنی اکانومی کو سٹیبل کریں. اس وقت ہم یہ کہہ پائیں گے کہ ہم نے اسرائیل کا مقابلہ کرنا ہے یا ہم نے انڈیا کا مقابلہ کرنا ہے. ود آؤٹ اکانومی میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہے. اور پچھلی ویڈیو میں آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کے پاس لاکھوں میں بھی آرمی ہے نا, لیکن اگر آپ کی اکانومی سٹیبل نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سیف نہیں ہیں. اگر اب آپ نے حملہ بھی کرنا ہے نا, تو آپ کی اکانومی ٹھیک ہونی چاہیے. اگر اسرائیل اتنے دنوں سے اٹیک کر رہا ہے, تو اس کی اکانومی اتنی سٹیبل ہے, اتنی سٹرونگ ہے, تو وہ اٹیک کر رہا ہے نا. اگر اس کی اکانومی اس کا ساتھ نہ دیتی, تو وہ کیسے اٹیک کر پاتا. اور اگر
اس طرف سے دیکھیں، اگر فلسطین کی اکانومی اتنی سٹرونگ ہوتی تو اسرائیل کی ہمت ہی نہ ہوتی کہ وہ فلسطین کے اوپر اٹیک کرے۔ اب حماس نے تو ایک بار بلنڈر کر دیا۔ اچھا، میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں، یہ حماس نے بلنڈر کیا تھا۔ جب آپ کا دشمن آپ سے کئی گنا طاقتور ہے تو آپ اس کے ساتھ پنگا کیوں لے رہے ہیں؟ اور حماس نے تو پنگا لے لیا۔ اب حماس کو یہ نہیں پتا کہ جب اسرائیل اس کا کاؤنٹر اٹیک کرے گا تو ہمارا کتنا زیادہ نقصان ہوگا۔ حماس نے اٹیک کیا، اسرائیل نے پھر اٹیک کیا، مطلب فلسطین کے کتنے بیچارے عورتیں بچے شہید ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اسرائیل کا کچھ بھی نہیں گیا۔ اگر نقصان ہوا ہے تو فلسطین کا نقصان ہوا ہے، اور اس کا میں آپ کو حل بھی بتا چکا ہوں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی دوستو، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔